नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरपी सिंह। इतिहास के पन्नों से कुछ नाम विलुप्त हो गए। इतिहासकारों ने कुछ समुदाय और समूह के साथ में सौतेला व्यवहार तो अवश्य किया है। आज हम विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं। विक्रमादित्य का अध्याय तो आपने पढ़ा ही होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा। विक्रमादित्य थे कौन? विक्रमादित्य की मां का क्या नाम था? उनके दादा का क्या नाम था? उनके पिता का क्या नाम था? आज हम मदन मीना की एक किताब से जानेंगे। मदन मीना को पीएचडी की उपाधि थी जनजाति कला के विषय पर। उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब से, उस शोध से हम इसकी बारे में जानेंगे। किताब का नाम है भर्तहरि कथा। भर्तहरि के भाग 2 व 3 में इस कहानी का जिक्र मिलता है। साथियों, ज्ञानी पुरुष और समझदार व्यक्ति वह होता है जिसकी पुस्तकालय, लाइब्रेरी बड़ी होती है और अज्ञानी लोगों का टीवी सबसे बड़ा मिलता है। आज हम इस कहानी का पूरा विश्लेषण करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। हम आपको जानेंगे, जनाएंगे और समझाएंगे। आखिर राजा वीर विक्रमादित्य था कौन? आज इतिहास के उन्हीं पन्नों को टटोलने की कोशिश करेंगे। मदन मीना ने अपनी किताब में क्या लिखा है राजा वीर विक्रमादित्य के बारे में और भर्तहरि के बारे में। एक समय था, राजा इंद्र की प्रिया पृथ्वी पर नृत्य किया करती थी। सुबह के समय खुशबूदार पेड़ों के फूल अक्सर गिरा करते थे। राजा इंद्र अपने बेटे गंधर्व सेन के वचनों को बांधते हुए वह गधा बनने के लिए कहता है। गंधर्व सेन का जन्म लाखा कुमार के यहां पर होता है। इतिहासकार ने यहां दोहरा व्यवहार किया। उन्होंने किया कि लाखा कुमार की गधी से पैदा हुआ, जबकि गधी से मानव जाति का कोई प्राणी पैदा नहीं हो सकता है। हो सकता है लाखा कुम्हार अपनी पत्नी को व्यंग में गधी कहता हो। लाखा कुम्हार के यहां पर गंधर्व सेन का जन्म हुआ। वह कुछ समय बड़ा होता जाता था। रात को आधे पहर के समय वह आवाज लगाता था। अपनी पेपावती नगरी के राजा से जाकर कहे कि वह अपनी लड़की पांडे का विवाह उससे कर दे। लाखा कुम्हार का रेगटा हर रात इस बात को दोहराते हुए लाखा कुम्हार को जगाता था, लेकिन लाखा कुम्हार की हिम्मत नहीं होती थी वह जाकर के कुछ यह बात कहे, अपने राजा को यह बात बताए कि वह अपनी बेटी का विवाह अपने बेटे के साथ में कर दे। ऐसी गलती करने की सजा निश्चय ही बड़ी होती है। वह उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा और उसकी खाल उतरवा देगा। परेशान होकर के लाखा वह अपनी पत्नी से को लेकर के गांव छोड़ने की बात सोच लेता है। लाखा कुम्हार सारा सामान अपने गधे, घोड़े, खच्चर पर लाद लेता है और घने जंगल को पार करते हुए रास्ते में उसे गांव के लोग मिल जाते हैं। वे अचंभित होकर के उसे गांव छोड़ने की वजह और कारण पूछते हैं। वे कहते हैं, लाखा क्या दुख पड़ गया, क्या विपदा आ गई? तू गांव को छोड़कर जाएगा तो गांव वालों का क्या होगा? हमारे काम कैसे चलेंगे और हमें किस तरह से मिट्टी के बर्तन मिलेंगे? पंच पटेलों ने निवेदन सुनकर के लाखा कुम्हार वापस जाने के लिए राजी हो जाता है। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा में मोजिज और बड़े आदमियों को पंच पटेल कहा जाता है।
वे तुरंत ही तैयार हो गए और आधी राजस्थान की यह कहानी है। और राजस्थान में पंच पटेल उन लोगों को कहा जाता है जो लोग सरपंच होते हैं, बिरादरी के, गांव के, उस समय के सरपंच या चौधरी भी कहा जाता है। आधी रात का जब प्रहार होता है, वही लाखा कुम्हार का रेगटा फिर आवाज लगाता है और कहता है कि वह राजा से कहे कि अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे। पंच पटेल यह बात सुनकर के स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती वह राजा को किसी भी तरह से कह दे, लेकिन लाखा के साथ गांव छोड़कर जाने का निर्णय करते हैं और सभी गांव वाले चल देते हैं। यह बात राजा पेप सिंह को पता लग जाती है और वह महल में मालूम हो जाता है। वह अपने घोड़े पर बैठ करके गांव वालों के समक्ष जाता है और उनके जाने का कारण पूछता है। अरे बस्ती के लोगों, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे बिना किस पर राज करूंगा मैं, और कैसे इस नगर का राजा कहलाऊंगा? गांव वाले जवाब देते हैं, वे इस कारण लाखा से पूछे। राजा इस पर लाखा की तरफ देखता है और लाखा कुम्हार ढल ढल कर रोने लगता है, टस टस आंसू बहने लगता है। रात को सो जाते हैं और अगर एक रात बिताने के लिए राजा उनके गांव में यहीं पर सो जाए तो वे जाने के लिए राजी हो जाते हैं। राजा उनकी बात मान लेता है। आधी रात होती है, फिर वह रेगटा आवाज लगाता है और महल में जाकर के राजा को कहे कि वह अपनी बेटी पांदे का विवाह उसके साथ कर दे। यह बात सुनकर के राजा पेप सिंह बड़ा अचंभित होता है और रेगटे का विवाह अपनी बेटी पांदे से कैसे कर सकता है। इस संकट से बचने के लिए वह एक शर्त रखता है कि यदि वह प्राकोटा में एक रात में पीतल और तांबे को खिंचवा दे और वह अपनी बेटी का विवाह कर देगा। यह कह करके अपने महल लौट जाता है। पीछे लाखा का दिल घबराने लग जाता है। शर्त सुनकर उस रेगटे के भी कान खड़े हो जाते हैं। वह लाखा से कहता है कि वह उसकी पीठ पर थैले लटका दे और उनमें पीली मिट्टी भर दे, दूसरी में काली भर दे, तत्पश्चात नगरी के फेरे लगवा दे। विवश होकर के लाखा ने उसकी बात मानी और वह गांव के चारों ओर घुमा देता है। सूरज के उगने से पहले ही महल के राजन जैसे खबर लगती है, उसका दिल घबरा जाता है। वह रानी से कहता है, आपने वचन निभाने के लिए अपनी बेटी का विवाह लाखा कुम्हार के इस रेगटे से करना पड़ेगा, लेकिन शादी के बाद वह रेगटे महल में ही घर जमाई बनाकर रख लेगा। अपने नाई को बुला करके उसके हाथ में लाखा कुम्हार का यह लगन भिजवा देता है और लगन देखते ही लाखा गांव को लोगों को आवाज लगाता है और आकर के लगन जिला जाए। यह कार्य बड़ी शोभा से हो जाता है। लाखा बारात ले जाने की तैयारी में जुट जाता है। बिना किसी बैंड बाजे के बारात में चल देता है और लाडा रेगटा यानी लाखा कुमार का वह लड़का बारात में नाचते हुए आगे जाता है और रुपए लुटाता है। बारात जब राजा के पास पहुंचती है, महल में उतर करके घर की महिलाएं तोरण द्वार पर मंगल गीत गाती है और दूल्हे का स्वागत करती है। रानी आरती उतारती है। गठजोड़ा करके पंडित उनके फेरे लगवाते हैं। पहले फेरे में राजा रानी अन्नदान करते हैं, दूसरे फेरे में छल्ला गूंठी और 5 बर्तन, और चौथे और 5वें फेरे में सोने का दान, और छठे फेरे में वह हाथी और घर देवताओं को दान करते हैं और 7वें में गौ माता का दान करते हैं। फेरे लगवाने के बाद में बारात लौटने की तैयारी होती है। विदाई में मंगल गीत महिलाएं गाती है। मालिन फूलों की माला बनाकर हार लाती है और पहले माला गणेश जी को अर्पण होती है, दूसरी लाखा ब्याही को और तीसरी
अपने जमाई साहब को पहनाई जाती है, बारात लौट जाती है, लेकिन बेटी और जमाई महल में रुक जाते हैं। उनके महल के तलधर पर खर्चा पानी देकर के रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब दिन ढलने के बाद रात होती है तो वह गंधर्व सेन यानी कि गंधर्व जैसा सुंदर रूप दिखाई देने लगता है, क्योंकि यहां पर इतिहास के पन्नों में गड़बड़ की गई है। लाखा कुम्हार का वह बेटा था ही सुंदर और वह गंधर्व के समान सुंदर था, लेकिन यह शादी होने के बाद में लाखा कुम्हार का यह बेटा बाद में फिर वह एक चरवाहे के समान बन जाता है और पांदे गर्भवती हो जाती है। मनुष्य की देह में वह हर रोज तब्दील होता है, हर रोज वह गधे की खाल को ओढ़ लेता है और फिर एक के बाद एक वह 4 बच्चों को जन्म देती है। एक का नाम भरतहरि, दूसरा विक्रमादित्य और एक बेटी होती है मैनावती और चौथे स्थान पर का नाम होता है सलीमादित्य। चारों बहन भाई महल में के तलधर में खेलते हैं कूदते हैं। एक दिन राजा पेप सिंह की रानी अपनी बेटी की याद आती है और हालचाल पूछने के लिए दासियों को तलधर में भेजती है। जाकर देखती है पांडे राजा के हाथ में किताब पढ़ रही थी और वह बच्चे मौज मस्ती में खेल रहे थे। दासियों से मिलकर कहती है कि उसकी माँ को कह दे कि उसने तो अपने बेटे का विवाह एक गधे से किया था। गधे का अर्थ होता है कि वह देखने में समझदार नहीं था, ऐसे व्यक्ति से किया था, लेकिन इतिहासकार ने उसे गधा ही समझ लिया। उसके 4 बच्चों का जन्म हुआ। इतने में रेंगटा घर आया और उसने रेंगटे ने अपनी खाल उतारकर फिर वह सुंदर गंधर्व बन गया, गंधर्व के समान सुंदर बन गया। खाल को खूंटी पे टांग देता है। यह राज जानने के बाद में देख करके रानी दासियों के तेल देकर भेजती है और वे जाकर के उस रेंगटे की खाल को जला देते हैं। रानी सोचती है कि ऐसा करने से रेंगटा हमेशा खत्म हो जाएगा और मनुष्य रूपी गंधर्व सेन बच जाएगा। खाल को दासियों ने जैसे ही आग लगाती है, गंधर्व सेन पांडे को कहता है, अरे मेरी खाल में किसी ने आग लगा दी, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, तू तुरंत इस नगर को छोड़कर जंगल में चारों बच्चों को लेकर निकल जा। मैं बदला लेने के लिए आज से इस नगर को तहस नहस कर दूंगा। पांडे चारों ओर से महल को छोड़ करके चली जाती है और जंगल का भय वह दृश्य देख करके जोर जोर रोने लगती है। रोता हुआ चारों को देखकर चारों बच्चे भी रोने लगते हैं। सलीमादित्य गोद में होता है। जंगल में खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं है। भूख के मारे आंचल का दूध भी बंद हो जाता है। छोटा बालक सलीमादित्य भूख से मरने लगता है। इतने में ही सामने नाहार और नाहरनी का एक जोड़ा दिखाई देता है। भरतहरि अपनी मां से कहता है कि नाहार और नाहरनी उन सब का शिकार करके खा जाएगी, इसलिए वह अपने छोटे भाई को छोड़ करके आगे चले जाए। पांडे सलीमादित्य को नारसन के पेड़, जिसके आलूगोजा पीपनी बजती है बजाने वाले, उसे नारसन का पेड़ बोलते हैं। नारसन के पेड़ के नीचे सलीमादित्य को छोड़कर चली जाती है। बाकी तीनों बच्चों को लेकर वह वहां से चल देती है। घनी रात का समय था। आगे चलकर के ढोबा प्याड पहुंचते हैं और रात को पहरा लगाने के लिए वह पहले पहर में विक्रमादित्य जागता है। ढोबा प्याड के पास में बावड़ी के बड़ में काले सांप का वास होता है। विक्रमादित्य बड़ के पेड़ में चकवा चकवी को देखता है। विक्रमादित्य की मौजूदगी में अनभिज्ञ में आपस में बात करते हैं कि अगर इनमें से कोई चकवे को मारकर खा जाए तो वह धारा नगरी का राजा बन जाए। चकवी कहती है अगर कोई उसे मारकर खा जाए तो वह रोज सोने की मोहर उगलेगा। चकवे चकवी की बात सुनकर के विक्रमादित्य सोचता है वह दोनों का शिकार कर खुद ही चकवी को खा जाए तो रोज सोने की मोहर मिलेगी। भाई भरतहरि
को चकवे को खिला देगा और वह धारी नगरी का राज मिल जाएगा। दोनों शिकार कर भर्तहरि को जगाता है। भर्तहरि अपने भाई की बात सुनकर के चकवे को खा लेता है और विक्रमादित्य चकवी को खा लेता है। आधी रात के बाद में पहरा पूरा हो जाता है और उसके बाद में पहरे की बारी भर्तहरि की आती है। जब विक्रमादित्य गहरी नींद में सोता है, उसी समय पेड़ में तीर से चकवा चकवी का शिकार किया जाता है और उसमें काला नाग नीचे उतरता है, विक्रमादित्य को डस लेता है। विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है। उसके मुंह पर चींटियां चढ़ने लगती है। सूरज उगता है, पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। पांडे और उसके बेटे को खोने के दुख में रोने लगती है। जिंदा बचे हुए भर्तहरि अब उनकी बहन के साथ जोर जोर रोने लगती है। मां विलाप करती है और भगवान के उसके भाग्य में सब कुछ दुख क्यों दिया है यह कहकर कोसने लगती है। अपने भाई की अंत्येष्टि के लिए खप्पन यानी कफन को लाने के लिए भर्तहरि शहर की ओर निकल पड़ता है। घना जंगल पार करते हुए वह धारा नगरी में पहुंचता है और वहां दरवाजे बंद मिलते हैं। दरवाजे को देख करके भर्तहरि दुख होता है और उस समय धारा नगरी में कोई राजा नहीं था, क्योंकि यह राजगद्दी पर बैठता। उसे वहां का राक्षस कामाख्या देवी को खा जाते थे और भर्तहरि यह देख करके नगरवासी को उसे राजा बनाने का प्रस्ताव करते हैं। दुखी भर्तहरि जवाब देता है तो वह अपने भाई की अंत्येष्टि में कफन लाने के लिए आया है, लेकिन आखिरी में नगरवासियों ने निवेदन करना उसे मानना पड़ा और वह भर्तहरि धारा नगरी का राजा बन गया और वह अपने भाई बहनों को भूल गया। भर्तहरि जब राक्षस की बात पता चलती है तो वह उसे रिझाने के लिए उसे गेट के में महल की राजगद्दी पर फूल बिछवा देता है और सुगंधित इत्र का छिड़काव करता है। जैसे ही राक्षस महल में प्रवेश करता है, मादक और मोहित हो जाता है। कामाख्या देवी भर्तहरि से खुश हो जाती है और दोनों खुश होकर के भर्तहरि को वरदान देते हैं और धारा नगरी में अब वही राज करेगा। जंगल में पांडे अपने दोनों बच्चों विक्रमादित्य की लाश पड़ी हुई है, वह कफन के लिए भर्तहरि का इंतजार करती है। पांडे के कुछ दुख में शंकर भोलेनाथ प्रकट होते हैं और अपना नांद बचाते हैं और काला नाग पेड़ से उतर करके विक्रमादित्य का सारा जहर चूस लेते हैं और शंकर अपने अमृत जल से छींटे दे करके उठकर खड़ा हो जाता है। विक्रमादित्य जिंदा कर वह शंकर अपनी धुनी में वापस चले जाते हैं। एक दिन धारा नगरी में चोरी हो जाती है और डकैत गायों की चोरी करके ले जाते हैं। बस्ती की गायों को छुड़ाने के लिए भर्तहरि से निवेदन करती है और भर्तहरि अपने घोड़े पर सवार होकर के पास जाता है। देखता है कि डकैत हरी पीली रंगीन जजमामों में बैठे हुए हैं। वह उन 1000 डकैतों का सरदार गणपत सिंह भी बैठा होता है। भर्तहरि गणपत सिंह को ललकारते हुए गायों को छोड़ने के लिए कहता है। गणपत जवाब देता है, अगर भर्तहरि को जान बचानी है तो वह वापस लौट जा। दोनों तरफ से युद्ध जैसा माहौल हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। गणपत डकैत को हरा देता है। गणपत सिंह डकैत को भर्तहरि हरा देते हैं और गायों को छुड़ाकर ले जाते हैं। उनकी बेटी श्यामदे को ब्याह कर लेता है। गणपत डकैत की बेटी श्यामदे है जो भर्तहरि से शादी करती है। भर्तहरि श्यामदे को लेकर के महल जाता है। श्यामदे पूछती है कि इतने बड़े महल में वह अकेले रहते हैं, उनकी छोटी बहन भाई होते तो वह उनसे प्यार करती, लाड करती और सास होती तो वह उनके पैर दबाती। यह सुनकर के भर्तहरि अपनी माँ और भाई को उन याद का ले जाते हैं और याद आती है और वह सांप से डसे हुए भाई को मर्त छोड़कर आया था और वह अपनी छोटी बहन को रोता हुआ छोड़कर आया था। भर्तहरि को यह याद सताने लगती है और वह व्याकुल हो जाता है। वह तुरंत जंगल की ओर लौट चलता है और उसने जहां आखिरी बार छोड़ा था जंगल में पहुंच करके वह रोने लगता है और रोता हुआ देख करके
फिर शंकर भगवान प्रकट होते हैं और उनसे कारण पूछते हैं। भर्तहरि का दुख सुनकर के वह आश्वस्त हो जाते हैं और जल्द ही बिछड़ी माँ और बहन वापस मिल जाते हैं। शंकर की कहे अनुसार भर्तहरि अपनी माँ, भाई और विक्रमादित्य मैनावती के साथ में फिर एक जगह पर मिल जाते हैं और गले मिलते हैं और भर्तहरि उन सभी को धारा नगरी में लौटकर वापस ले आता है। यह भाग 2 का है और सभी का सारांश मैंने आपको बताया। हालांकि इतिहास के पन्नों से लिया गया है, यह हम सब ने देखा इतिहास में कितनी बड़ी छेड़छाड़ हुई है। आज भी ऐतिहासिक इन पन्नों की धरोहर को यदि आप बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। न्यूज़ चैनल यदि आपने